प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं रफ़ीक मोहम्मद, अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बेरुंदा हाजिर हूँ आज कक्षा 7 हमारे अतीत पुस्तक के अध्याय 2 नए राजा और उनके राज्यों को लेकर। इस अध्याय में हम नए राजा और राज्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस अध्याय का शीर्षक है नए राजा और उनके राज्य। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ था। ये जो मानचित्र दे रखा है, इसमें उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। देखिए, ये कौन कौन से राजवंश दिख रहे हैं। मुल्तान के अरब हैं, चहमान है, ये देखिए मंसूर के अरब है, और राष्ट्रकूट हैं, कलिंग है, पूर्वी चालुक्य हैं, और ये मान्यखेत, मालखेत, चोल, पांड्यान, चेर, ये सभी प्रकार के राज्य थे, शासक थे इन राजवंशों के, जिन्होंने अपने देश पर शासन किया था। अब देखते हैं अपन नए राजवंशों का उदय कैसे हुआ। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत मतलब अधीन या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। यानी राजा तो उनके खुद होते थे और उनको किसी छोटे से गांव का सामंत बना दिया जाता था, जो कि राजा के लिए ही कार्य करता था। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं, उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपत्ति हासिल करने पर सामंत अपने अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर यानी पूरे मंडल का स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। यानी सामंतों में भी अलग अलग ये पद हो जाते थे। महासामंत हो जाता था, महामंडलेश्वर हो जाता था। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। बस अब जाओ बेटा, अब बाहर जाओ। नहीं बेटा, अब दिख जाओ बस तारी फोटो, बस लड़े सर। जा, वो गेट बंद कर दे, बाहर जा। नहीं लाड़ नहीं, वो गेट बंद कर, बाहर जाओ। जाओ जाओ जल्दी जाओ। नहीं देख कौन सा गेट है, देख रही अट खड़ी हुई है एक जगह। आवे पीछे पीछे फोटो आवे की बदमान। इनमें क्यों नहीं मजा पापा पड़ा आज बीच में वो खराब हुआ पापा का। जा क्या जा बेटा। माकी के हैं माको काट दे। जा तू नीचे जा। मैं तो जान पापा टीवी देख के नहीं अपन देख जाओ नीचे। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। आगे देखो, एक ये बॉक्स दे रखा है जिसमें लिख रखा है 400 कर। सुनने में थोड़ा अफसोस आ रहा है। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर है वेट्टी, जो नगद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। यानी वेट्टी कर्जा था वो नगद न लेकर श्रम के रूप में, यानी बेगार के रूप में, मजदूरी के रूप में लिया जाता था। यानी जबरन श्रम और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या तार के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर भी करने वाला कर। देखिए,
मकान पर छत डाल रहे हैं तो भी कर लगेगा, खजूर पर चढ़ रहे हैं तो सीढ़ी का कर भी लगेगा, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने पर लगने वाला कर भी है। इनमें से आज भी कई कर वसूले जाते हैं। यह संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की और जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्य प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्राय वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी भी इन ओहदों पर होते थे। प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो क्रमशः सत्य नहीं हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के तौर पर सूरवीर विजय योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। देखो, नागभट्ट की उपलब्धियां दे रखी है एक बॉक्स में अलग ही। इन शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। जैसे संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्टों के कामों का वर्णन है। आंध्र सेंधव मतलब सिंध, विदर्भ कहते हैं महाराष्ट्र का एक हिस्सा, और कलिंग है उड़ीसा का हिस्सा। यहाँ के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए थे जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया था। उन्होंने वंग मतलब बंगाल का हिस्सा, अनर्थ गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी, तुरुस्क तुर और वत्स और मत्स्य ये दोनों उत्तर भारत के राज्य थे, और इनको इन्होंने पराजित किया था। किसने? कन्नौज के शासक ने। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। देखो, इसमें एक चित्र दे रखा है। ये थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्र पत्रों का एक संग्रह है, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हुए हैं उन पर राजसी मोहर लगी हुई है, जो ये बतलाने के लिए कि ये एक प्रमाणिक दस्तावेज है। अब भूमि के साथ साथ और क्या दिया जाता था? ये चोलों द्वारा दिए गए भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया। इस भूमि पर यह चीज़ें फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और फलोद्यान, पेड़, कुएं, खाली जगह, चारागाह, बॉबी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार और मछलियों के तालाब, मधुमेह के छत्ते और गहरी झीलें। जिसे यह भूमि मिलती थी वह इससे कर वसूल कर सकता था। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल कर सकता था। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने कपड़ों पर लगने वाला कर, वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता था। वह पकी ईंटों के ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता था, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता था, पेड़ को और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता था। जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर भी बनवा सकता था। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि पानी बर्बाद नहीं हो और तटबंधों का भी निर्माण हो। 12वीं शताब्दी में एक वृत्त संस्कृत काव्य भी रचा गया। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया था। उस लेखक का नाम क्या था? कल्हड़। कल्हड़ ने अपने वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसीलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। अब देखो, धन के लिए युद्ध होता ही है अक्सर। आपने ये गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। ये दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे।
एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। जैसा कि हम देखेंगे आगे, शासकों के बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण भी करवा कर भी अपने सत्ता और संसाधन का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे और कभी कभी बहुत अधिक संपन्न भी होते थे। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से एक प्रसिद्ध शासक था। उसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया था। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना थे क्या थे? संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात का सोमनाथ मंदिर जिसका संपन्न मंदिर था और सुल्तान महमूद इसको लूट कर ले गया था और इसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी के एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में इसका खर्च हुआ था। सुल्तान क्या होता है? सुल्तान एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब शासक ही होता है। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानता था और उसने अल बरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा था। याद रखना है, सुल्तान महमूद ने अपने बारे में लेखा जोखा लिखने का काम किसको सौंपा था? वो था अल बरूनी को सौंपा था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति है, इसका नाम है किताब उल हिंद। क्या नाम है? किताब उल हिंद। और भाषा कौन सी है? अरबी। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया था। युद्ध करने वाले राजाओं में चहमान भी थे, मतलब चौहान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गहड़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, जिसका कार्यकाल रहा 1168 से 92 तक, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया था। लेकिन जिसने 1191 में हराया था और दूसरे साल 1192 में उसके हाथों हार गया था। कौन हार गया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। किसके हाथों? सुल्तान मोहम्मद गोरी के हाथों। चोल राज्य है, देखो ये एक दे रखा है इसमें, जिसमें कहाँ का चोलों का शासन था, या अपनी बुक्स में अच्छी तरह से अध्ययन करें। उसके बाद आते हैं दक्षिण के राज्य, उरेयूर से तंजावुर तक। चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा के मुटरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी कावेरी डेल्टा में। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे, मतलब अधीन थे। उरइयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य मुटरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा कर लिया था। किस पर? कावेरी डेल्टा पर कब्जा कर लिया था। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सुदीनी मंदिर का भी निर्माण करवाया था। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल और तथा शक्ति दोनों रूपों को बढ़ाता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्य और पालव ने के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम, जो सबसे पहले शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था, 985 में राजा बना और उसी ने इसमें ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार कर लिया। उसने साम्राज्य के विस्तार का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र कौन था? राजराज का पुत्र था राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी हमला किया। तो राजराज का पुत्र कौन था? राजेंद्र प्रथम। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई थी। भव्य मंदिर और
कांस्य मूर्तिकला। राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगेकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे। कौन रहते थे? पुरोहित थे, मालाकार थे, बावर्ची थे, मेहतर थे, बालाची थे, मेहतर थे और संगीतकार, नर्तक इत्यादि सभी जो वहाँ रहते थे उन सब के लिए खर्च की जाती थी। अब देखिए ये गंगेकोंड चोलपुरम का मंदिर है। छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई है उस पर गौर करें। इस पर बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई वो भी देखने के लिए बहुत ही सुंदर है। दूर से शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाना। कौन सी प्रतिमाएं? कांस्य की प्रतिमा। देखो एक ये दिखाई दे रही है आपको प्रतिमा, ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है ये एक कांस्य चोल की कांस्य प्रतिमाएं हैं। ये इतनी सावधानी से बनाई गई है, देखो इसे कितनी सुंदर कांस्य प्रतिमा बनाई गई है जो कि चोल साम्राज्य की प्रतिमा है। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। अच्छा प्रश्न बनता है इसका, संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमा कौन सी है? तो वो चोल कांस्य प्रतिमाएं। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की थी लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। फिर आती है चोलों की कृषि। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र में देखना आप अगले वाले में कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती थी। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती है जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हुई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध भी बनाए गए और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए क्या किया गया? नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें भी उगाई जाती थी। ये एक चित्र है तमिलनाडु का जल द्वार है। बहुत से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी से खेत सिंचे जाते थे। जल द्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु का बना था जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों द्वारा नहरों में दर प्रवाह को संचालित करता है। ये जो बना हुआ है ना, ये कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई गई थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। याद रहे, सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गाँव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई। धन्यवाद बच्चों। आगे का साम्राज्य का प्रशासन हम कल पढ़ेंगे। आप इस अध्याय को अपने बुक में से एक बार अध्ययन जरूर कर लें। धन्यवाद।